अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाजरीन, वो वक्त आ चुका है कि ट्रंप जंग से फरार हो चुका है और आखिरकार इसने जंग खत्म करने का खुद ही ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अब यह कह दिया है जी कि 2 से 3 हफ्तों में वो ईरान से निकल जाएगा, चाहे अब नाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, ये इसका मसला ही नहीं है। और अमेरिका ने जो अहदाफ ईरान में हासिल करने थे वो अहदाफ हासिल हो चुके हैं। अब ये अहदाफ क्या है, ट्रंप की जुबानी खुद सुन लें। ट्रंप ने कहा जी कि ईरान में रिजीम चेंज इसका कभी मकसद था ही नहीं, वो सिर्फ ये चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार कहीं हासिल ना करे और ट्रंप इस मकसद में कामयाब हो चुका है। अच्छा जी, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के मुतालिक इसने ये कहा कि अबनाए हुर्मुज़ इसका मसला है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास इसकी जरूरत का तेल वाफर मिकदार में मौजूद है। बाकी लोग भाड़ में जाएं, जिसने हमसे खरीदना है वो हमसे खरीद ले, जिसने हुर्मुज़ से तेल लेना है जी वो अपने बलबूते पर वहां पर जाकर ले सकता है। क्योंकि ट्रंप की किसी ने बात नहीं मानी, इसलिए वो गुस्सा दिखा रहा है आगे से। और ट्रंप ने यह भी कहा जी कि मुज़ाकरात हो जाएं तो ठीक है, वरना ईरान के पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, उसके वाटर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाएंगे। और अब इसने ये कहा है कि ईरान के कई अहम पुल भी हम तबाह कर देंगे, जिनको इसने निशाने पर रख लिया है। अब ट्रंप की हालत पर एक तरफ अमेरिकी रो रहे हैं और दुनिया सुपर पावर पर हंस रही है, इस पर मीम्स बना रही है। और इसको समझने के लिए एक माह पीछे चलते हैं, यानी कि 27 फरवरी तक अमेरिका खुद ये कह रहा था कि ईरान मुज़ाकरात करे, वरना वो हमला कर देंगे और इसमें रिजीम चेंज कर दिया जाएगा। ईरान जनीवा में तब मुज़ाकरात के टेबल पर था 27 तारीख को कि 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया जाता है और फिर ट्रंप दोनों बाजू खड़े करके ये कहता है कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। लेकिन अब एक महीने के बाद ट्रंप ईरान को एक दफा फिर से मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बुला रहा है और ईरान इसे आगे से लाल झंडी दिखा रहा है। अच्छा जी, अब नाए हुर्मुज़ एक माह पहले तक तो खुला हुआ था, तेल की तरसील हो रही थी। अब नाए हुर्मुज़ बंद है एक महीने की जंग के बाद। 2 हफ्तों से अमेरिका ईरान पर मुसलसल दबाव डाल रहा है और बाकी मुल्कों को भी फौजें ईरान में भिजवाने के तरले डाल रहा है। और जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सका तो अब उसने बड़े आराम से कह दिया है कि अब नाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, क्योंकि वो हमेशा की तरह अपनी एक खुद साख्ता विक्ट्री डिक्लेयर कर चुका है। और ट्रंप पहले दिन से ईरान में रिजीम चेंज का ख्वाहिशमंद था, ये कोई पुरानी बात नहीं है। अब जब ये इसे होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो वो ये कह चुका है कि ये हमारा मकसद ही नहीं था। अब ट्रंप ने जो नया बयान दिया कि ईरान को वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोक रहा है, तो ये बात उसने 2025 जून में भी की थी, जब B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया था। तब भी इसने ये कहा था कि ये मामला खत्म हो गया। तो फिर कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप अपने तमाम वार गोल्स को अचीव करने में नाकाम हो चुका है। ट्रंप को अगर आज ये यकीन आ गया है कि इसने ईरान को न्यूक्लियर लेस कर दिया है, तो फिर 2 या 3 हफ्तों का वक्त वो क्यों ले रहा है, फिर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है। तो कुल मिलाकर दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने इस जंग में अभी तक कोई भी अपना वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया। दूसरा ये कि ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है कि 2 से 3 हफ्तों में वो ये जंग खत्म कर देगा, लेकिन ट्रंप की बात पर यकीन करना भी मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कल वो सुबह उठकर कोई नया बयान दे दे और कोई नई प्लानिंग उसके जहन में आ जाए। खासतौर पर अगर 2 हफ्तों की बात करें, पिछले 2 हफ्तों की, तो ऐसे बयानात वो कहीं ना कहीं इसलिए भी दे रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज और तेल की मंडियों में वो कीमतों को कंट्रोल कर सके और दुनिया में जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है उस पर कहीं ना कहीं वो काबू पा सके। और पिछले 2 हफ्तों से ट्रंप खुद तारीख पे तारीख दे रहा है ईरान को। अगर मामलात इसके कंट्रोल या हाथ में होते, ट्रंप के हाथ में इस जंग की खत्म करने की चाबी होती, तो वो कब से इस चाबी को लगा चुका होता और ईरान सरेंडर कर चुका होता। मुज़ाकरात की बात करें तो ईरानी सदर ने कल के बयान में यह भी कहा है कि अगर इसे, यानी कि एक दफा फिर उसने वही बात की है कि अगर गारंटी दे दी जाए कि दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा तो वो जंग खत्म करने के लिए तैयार है। और फिर ट्रंप ने जैसे आज ये कहा कि उसने अपना वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है, तो फिर ईरान को गारंटी दे देनी चाहिए। लेकिन अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसकी वजह यह है जी कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ मुकम्मल महाज की तैयारी कर चुका है और वो खामनाई हुकूमत और ईरान को डी वेपनाइज करने तक अब आराम से नहीं बैठेगा, चैन नहीं लेगा, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को तारीख की वो बदतरीन चोट पहुंचाई है। और इस चोट पहुंचाने में नेतन्याहू का एक बड़ा अहम किरदार है। वो अपने मिशन में कामयाब हो गया है। उसने अपनी जंग को अमेरिका की जंग बना दिया है, जो अमेरिका को एक लंबे अरसे तक लड़नी पड़ेगी। और ट्रंप ने अमेरिका को एक ना खत्म होने वाली जंग में झोंक भी दिया है। अभी तक जंग खत्म होने के सिर्फ 2 तरीके सामने आए हैं जी। एक, ईरान मुज़ाकरात करे, जिसके अभी तक इम्कानात बहुत कम है। दूसरा वो जो ट्रंप कह रहा है कि 2 हफ्तों तक वो यहां से निकल जाएगा,
جس کے زیادہ امکانات ہیں، لیکن یہ تو ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اس کے بعد سوالات آگے جنم یہ لے رہے ہیں کہ ایران کب جنگ بند کرے گا، ایران اس کے جواب میں کتنی دن تک اسرائیل اور عرب ممالک کو اپنا نشانہ بنائے گا۔ اس کا جواب ایران کے پاس ہے، ٹرمپ کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر امریکہ اس جنگ سے نکل بھی جائے تو کیا نتن یاہو اس جنگ کو ختم کرنے کے حق میں ہے، کیا اس کی منظوری ہے؟ اور اسرائیل ایران پر اور ایران اس ٹرمپ کے جانے کے بعد کیا میزائل فائر کرنا بند کر دیں گے؟ لبنان میں جس طرح سے اسرائیل اب داخل ہو چکا ہے، غزہ جیسی جینوسائیڈ وہاں پر کر رہا ہے، کیا وہاں پر اسرائیل اپنی پہلی پوزیشن پر واپس آئے گا امریکہ کے جانے کے بعد؟ اور عرب ملک جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں، جو کہ اسرائیل کی وجہ سے ایران کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، ان کو وہ گارنٹی کون دے گا کہ آئندہ اس خطے میں ایسی جنگ دوبارہ نہیں ہوگی؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا امریکہ ہرمز کو ایران کے ہاتھوں میں سونپ کر ایسے ہی چلا جائے گا کہ ایران یہاں پر عرب ممالک کے ٹریڈ روٹس کے ساتھ چاہے جو مرضی کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کیے بغیر میرے خیال میں امریکہ اس جنگ سے فرار نہیں ہو سکے گا۔ اچھا جی، ٹرمپ صرف اس جنگ کو طول اس لیے بھی کہیں نہ کہیں دے رہا تھا، اسے لگ رہا تھا یا ابھی بھی شاید لگ رہا ہے کہ 1-2 ہفتوں تک ایران کے پاس میزائل ختم ہو جائیں گے، جس کے بعد ایران خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا اور وہاں پر وہ خود ساختہ بوٹس آن گراؤنڈز کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے۔ لیکن یہ تمام باتیں ابھی تک آپ کہہ لیں کہ اندازے ہیں، کیونکہ ایران اس جنگ میں ابھی تک کوئی 800 سے 1000 تک میزائل فائر کر چکا ہے اور ڈرونز کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور وہ ابھی بھی لگاتار ہر روز میزائل اور ڈرونز فائر کر رہا ہے۔ اس جنگ سے قبل ایک جو محتاط اندازہ لگایا جا رہا تھا دنیا میں، وہ یہ تھا کہ ایران کے پاس شاید 300 یا 400 تک میزائل ہوں گے، لیکن وہ اتنے میزائل یعنی کہ 400 کے قریب میزائل صرف 3 دن پہلے تک UAE پر ہی برسا چکا ہے۔ اچھا جی، اب اس جنگ میں ایران کی سب سے بڑی جو جیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے امریکہ کی سپر پاور کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس جنگ میں ابھی امریکہ کو ایران نے انفٹ کر دیا ہے اور سپر پاور کا ٹائٹل ابھی خالی ہے۔ اب وہ وقت شاید آ چکا ہے کہ چائنا، روس اور امریکہ ایک نیا مقابلہ شروع کریں گے اور سپر پاور کا ٹائٹل جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے جی کہ وہ نیٹو اتحاد یا یورپی ممالک جن کے دم پر امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا چودھری بنا تھا، وہ اس سے اب الگ ہو چکے ہیں یا امریکہ نے ان کو خود ہی الگ کر دیا ہے اور نیٹو اتحاد آلموسٹ ٹوٹ چکا ہے۔ اور ایران کے ساتھ جنگ میں یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ اتحادیوں کے بغیر امریکہ دنیا پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ نیٹو میں ناظرین دراڑ اتنی بڑی پڑ چکی ہے کہ اسپین اور اٹلی نے پہلی اپنی بیسز بند کی اور پھر اپنی ایئر سپیس بھی امریکہ کو استعمال کرنے سے روک دیا، اور اسپین کے وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو غلطی انہوں نے 2003 میں امریکہ کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ آور ہو کر کی تھی، وہ اس طرح کی غلطی دوبارہ ایران میں جا کر کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ کی کہ عراق میں ماس ڈسٹرکشن ویپنز کے نام پر جو امریکہ کی جانب سے یا اتحادیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، وہ تمام دعوے امریکہ کے جھوٹ ثابت ہوئے اور وہ دوبارہ ایران میں اس نام پر پولیٹیکل چینج کے حق میں کبھی بھی نہیں ہیں، اور یہ صحرا بھی کہیں نہ کہیں ٹرمپ کے سر ہی جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی پہلے اپنے اتحادیوں پر ٹیرف کی پابندیاں عائد کی، پھر یوکرین سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اس کے بعد گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش کا اس نے اظہار کیا۔ اور ٹرمپ آج جس نیٹو اتحاد کو پکار رہا تھا، یوکرین کے معاملے میں یہ خود پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ یورپ کی جنگ ہے، اس کے لیے وہ اپنا خود بندوبست کریں، وہ فری میں کسی کی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اچھا جی، جب گرین لینڈ کی باری آئی تو ٹرمپ نے پھر گرین لینڈ کے معاملے میں اس طرح سے نیٹو اتحادیوں کو چیلنج کیا کہ اس نے کہا کہ گرین لینڈ کے لوگ امریکہ کا حصہ بنیں گے تو وہ امریکہ کی پناہ میں آ جائیں گے، یہاں پر گولڈن ڈوم دفاعی سسٹم لگائیں گے ہم، اور گرین لینڈ کو ڈنمارک کی کتا گاڑیوں کی سیکیورٹی سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ لیکن صرف آپ دیکھیں کہ چند ہی مہینوں کے بعد امریکہ کا ڈیفنس سسٹم عرب میں اس بری طرح فلاپ ہوا کہ اس کی ایئر بیسز اب 70 سے 80% تک تباہ ہو چکی ہیں، انٹرسیپٹرز کم پڑ چکے ہیں، جیرالڈ فورڈ بحری بیڑا جو اس کا نقصان ہوا، ٹرمپ اس کو خود تسلیم کر چکا ہے۔ سعودی عرب اور عراق کی بیسز پر کھڑے ہوئے طیاروں کو ایرانی ڈرونز جا کر ہٹ کر رہے ہیں، اور 17 سے 20 طیارے اس کے زمین بوس بھی ابھی تک ہو چکے ہیں۔ پروفیشنلزم کی بات کریں تو امریکی فوج کی حالت یہ ہے کہ کویت میں اس کے اپنے 3 F-15 ایگل طیارے اس کے اپنے ہی دفاعی سسٹم کا نشانہ بن چکے ہیں۔
अमेरिका जनाब अपनी बेसिस पर बैठे 13 फौजियों की लाशें उठा चुका है और अरब मुल्कों की बेसिस पर मौजूद फौजियों को वहां से हटाकर होटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि अमेरिकी फौजी आजकल वर्क फ्रॉम होम पर हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू नेवी आज अकेले ईरान में मुकाबला करते हुए हुर्मुज़ को खुलवाने में नाकाम हो चुकी है और अरब मुल्कों को बचाने के लिए कभी कोरिया और कभी पोलैंड से दिफाई सिस्टम शिफ्ट करने की बातें की जा रही हैं। सबसे बढ़कर यह कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौज आज ईरानियों के मुकाबले में जमीन पर आने से डरती है और अमेरिका की इस हालत को कौन सा मुल्क जो है वो एक्सेप्ट करेगा और इसे इसके डिफेंस सिस्टम पर भरोसा होगा। अब अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो ट्रंप के तमाम बयानात के बावजूद भी आलमी मंडियों में इस वक्त तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी है। इसके अलावा ईरान के हमलों की बात करें तो ताज़ा तरीन हमलों में उसने यूएई पर रात गए एक ड्रोन फायर किया जिसे यूएई के मुताबिक इंटरसेप्ट किया गया और इसके नतीजे में मलबा गिरने से फजेरा के इलाके में एक बांग्लादेशी हलाक हुआ है। इसके अलावा जी इसराइली मीडिया का ये कहना है कि रात से सुबह तक ईरान ने तकरीबन 4 से 6 मिसाइल तेल अवीव पर फायर किए जिसके नतीजे में इसके 16 अफराद जख्मी हुए हैं और सबसे बड़ा हमला रात को कुवैत के एक ऑयल डिपो पर किया गया जहां रात से अभी तक आग भी लगी हुई है। और सऊदी दिफा का ये कहना है जी कि रात को इसने 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। इसके अलावा बहरीन पर भी हमला होने की इतलात आ रही हैं, इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है और कतर के साहिल के नज़दीक एक ऑयल टैंकर्स को भी मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है, ये भी कंफर्मेशन हो चुकी है इन चीज़ों की। और ईरान के ऊपर हमलों की बात करें तो इसराइल अब तमाम तरहदें जो है वो उसमें क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। कभी तेहरान की यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया जा रहा है, 600 के करीब वहाँ पर स्कूल तबाह कर दिए गए हैं जिसमें 1000 के करीब बच्चे और असातिज़ा अभी तक शहीद हो चुके हैं और शहादतों की जो तादाद है ईरान में वो 2000 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर ईरानियों के हौसलों की बात करें तो इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा लोगों में वहाँ पर मौजूद हैं और लोग जिनमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है वो बाज़ारों में गलियों में ईरान की फौज के साथ पासदाराने इनकलाब के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है, वहां की मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी होती हुई नजर आती है, जो कि कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन को देखकर ही ट्रंप अब ये फैसला कर चुका है, उसके जहन में ये बात आ चुकी है कि इस मुल्क में अभी किसी भी सूरत में रिजीम चेंज का जो मकसद है उसमें अमेरिका या इसराइल कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा और हो सकता है कि आइंदा 10 साल तक भी उसे ये रिजीम चेंज देखने को वहाँ पर ना मिले, क्योंकि ईरानियों को ख़ास तौर पर जिस तरह खामनाई की शहादत ने जो है वो मुत्तहिद किया है और उसके बाद अमेरिका और इसराइल जिस तरह से हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर के वो वहाँ पर शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहे हैं, वहाँ पर स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, हस्पतालों को निशाना बना रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं जो ईरान में इस बात के ऊपर गौर कर रहे थे कि शायद उनकी जो हुकूमत है वो गलत है और अमेरिका और इसराइल उनके हक़ में अच्छे हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अब अयां हो चुकी है, जिसकी वजह से ईरान में सूरत हाल जंग के पहले दिन से अब तक लेकर यकसर हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें व्लॉग के बारे में, वीडियो के बारे में, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बड़ी कीमती है और आपकी जो राय है वो कहीं ना कहीं हमारी हौसला अफजाई भी करती है। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।